तो निर्मला सीतारमण का पिटारा आज खुल गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपना पिटारा खोला, देश के लिए बजट की घोषणा कर दी। कई नए नियम बने, कई पुराने नियमों में बदलाव आए, कुछ सांकेतिक लाभदायक हैं, कुछ दूर के लिए लाभदायक हैं, कुछ सांकेतिक नुकसानदेह हैं। निश्चित तौर पर जब घोषणा होगी तो निंदा भी होगी, क्योंकि पक्ष भी है तो विपक्ष भी इस बार मजबूत है। 235 से ज्यादा सीटों पर विपक्ष भी है। इस बार सदन तक बात जाएगी और कल सदन में विपक्ष वॉकआउट करने की स्थिति में भी है, विरोध भी करेगा एनडीए गठबंधन कल बजट का, क्योंकि गठबंधन यह मानता है कि बजट संतुलित नहीं है, बजट में कई चीजों को दरकिनार किया गया। वहीं अगर बात करें भाजपा की, एनडीए की, तो उनका कहना मिश्रित बजट है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। पहले दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बजट में खास है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश। 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। 48 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश। बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल। हताश और निराश करने वाला बजट। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को संसद में पेश हुआ। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, I present the budget for 24-25. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार लोकसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 48 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश किया। केंद्रीय बजट में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्राओं, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। Inflation continues to be low, stable and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major costs, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. बजट की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बजट सशक्तिकरण का बजट है, समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। पीएम मोदी बजट की तारीफ कर रहे हैं तो विपक्ष बजट को हताश और निराश बता रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, जबकि गरीब बेरोजगार मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट को मिश्रित बजट बताया है। पैकेजेस तो वो हर जगह 10 साल से देते आ रहे हैं, मगर आज ये देखना है कि आंध्र प्रदेश और बिहार ने, दोनों मुख्यमंत्रियों ने, दोनों पार्टीज ने आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की बात रखी है। तो कटोरा तो उन्होंने मांगा नहीं, जो स्पेशल स्टेटस मांगा है उस पर क्या बात होगी और क्या उसका नक्शा होगा, वो सब लोग नजर रखे हुए हैं। 63,000 आदिवासी गांवों को
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत लाया जा रहा है। 500 करोड़ ट्राइबल इसमें लाभान्वित होंगे। ये अच्छी बात इसको कहूँगा मैं। ट्राइबल इलाके में अगर सचमुच में ये योजना लागू किया गया अक्षरशः, तो कहेंगे अच्छी बात होगी, लेकिन शर्त ये है कि एवेल्युएशन भी हो, इसका मूल्यांकन नहीं होता है। साल 2 साल 3 साल बाद योजनाएं पूरी हों। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्रीय बजट पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बजट के जरिए सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। केंद्र सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। जो केंद्र में बैठी सरकार है उसे देश की जनता से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, नौकरी पेशा लोग हो, करोड़ों नौकरियां अभी वैकेंसियां हैं केंद्र सरकार के पास, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं निकल रही है। युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, महंगाई चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को एमएसपी के नाम पर ठगा जा रहा है। बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। जनजातीय समुदाय के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं के संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनजाति बाहुल्य 63,000 गाँवों को शामिल किया जाना है और 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। अब करते हैं रुख अपने अतिथियों का, समझते हैं बजट पर क्या है खास और क्यों है निराश। रुख करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से राकेश सिन्हा साहब है। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से जेपी शर्मा साहब है। जेपी जी स्वागत है आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब है। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत जेपी शर्मा साहब से करते हैं। जेपी साहब, पिछली बार 45,03,000 का बजट था 2023 में। 2024 की बात करें 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट सौंपा है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपना पिटारा खोला है। कैसे देखते हैं बजट को? कितना कल्याणकारी होगा झारखंड के लिए? अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें, झारखंड की जनता वर्तमान बजट से कैसे लाभान्वित होगी? जो बजट है वो खास करके युवाओं और मध्यम वर्ग के जो सैलरीड क्लास पीपल हैं उसको खास ध्यान में रखा गया। इसके अलावा जो अनेक योजनाएं व्यवसायियों के लिए भी की है। तो अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो ठीक है, झारखंड के लिए कुछ अलग से पैकेज या वैसी घोषणा नहीं हुई, लेकिन जो बाकी देश में लागू होगी उसका लाभ झारखंड के वासियों को भी मिलेगा। चाहे वो 63,000 आदिवासियों के लिए जो ग्राम सुदृढ़ योजना है, या जो बाकी सैलरीड क्लास के लिए योजना है, या जो युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रोग्राम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, जो तेलंगाना और बिहार के लिए कुछ अलग पैकेज वहाँ के समय के हिसाब से या उनकी जो पुरानी मांगे थी उसके लिए जरूर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब सरकारें भी समर्थन की बनी हुई है सर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनकी मांगे पुरानी थी और वो वाजिब अपनी जगह थी। ठीक है, झारखंड की भी मांगे वाजिब है, समय आने पे उनको अलग से कुछ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बाकी देश के लोगों के लिए जो योजनाएं हैं वो हम लोग के लिए भी है। निश्चित तौर पर जो बाकी देश की योजनाएं होंगी वो तो झारखंड के लिए भी होंगी, लेकिन झारखंड के लिए क्या अलग बजट में प्रावधान की जरूरत थी? राकेश सिन्हा साहब का रुख करते हैं। राकेश सिन्हा साहब, जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, महिला, युवा, गरीब, किसान, श्रमिक, उन्हीं में से 4 को केंद्रीयकरण करते हुए, केंद्रित करते हुए इस बजट का निर्माण किया गया, ऐसा सरकार कहती है। कितने सहमत हैं? झारखंड को कहां देखते हैं इस बजट में? अभिषेक, इस बजट में तो झारखंड है ही नहीं, या मैं यूं कहूं कि ज्यादा अर्थशास्त्र का ज्ञान तो हमें है नहीं, भाजपा के लोगों को ज्यादा है अर्थशास्त्र का ज्ञान। लेकिन मैं इतना इस बजट को देख के जरूर कह सकता हूं जो हमें समझ में आई कि यह बजट कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का फार्मूला है, CO2, कि अगर हवा में ज्यादा घुल गया तो मौतें भी आ सकती है, और इस बजट का परिणाम यही है जी। आप देखें कि शेयर बाजार हम उठाते हैं, शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स लग गया जी।
तो जब लोग पैसा देंगे तो भी सरकार को टैक्स देंगे जी, और जब सरकार से जब शेयर से जब पैसा लेंगे जी, तो भी टैक्स देंगे जी। मतलब जनता का पॉकेट खाली और केंद्र की सरकार पीठ थपथपा रही है जी। अब मैं किसानों की बात कर लूं। किसानों की एमएसपी की बात नहीं हुई बजट में। किसानों के उपकरणों पर आज भी जीएसटी लागू है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। कैसे विकसित भारत बनेगा? जब देश के अन्नदाताओं के चेहरे पे खुशी नहीं आएगी तो हम विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। तो किसान भी छले गए, ठगे गए। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी एमएसपी की मांग को लेकर के, लेकिन इस बजट में एमएसपी की गारंटी कहीं नहीं है। मतलब इस बजट में ना तो झारखंड है, ना हरियाणा है, ना महाराष्ट्र है, ना पश्चिम बंगाल है, थोड़ा मोड़ा उड़ीसा है। जैसे टच दिया जाता है ना रप्पू, वो है उड़ीसा। तो इसे केंद्रीय बजट हम कैसे कहेंगे? ये तो प्रधानमंत्री जी अपने बैसाखी में रबड़ लगाया है कि बैसाखी बरसात में कहीं स्लिप ना हो जी। तो उसके लिए रबड़ लगाने का काम किया है। और इस राज्य से भी भारतीय जनता पार्टी को 9 सांसद है। इस राज्य को क्या मिला? हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कई बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, मिलकर के कहा कि हे प्रभु, हमारा 1,36,000 करोड़ हमको दे दो जी। और यह आशा थी कि इस बजट में 1,36,000 करोड़ झारखंड को देने का कोई प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि झारखंड राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नक्शे पर इधर लगातार है। शिवराज सिंह चौहान है, हेमंत बिश्व शर्मा है, अमित शाह जी हैं, और भी कई लोग होंगे। राजनीति तो कर रहे हैं, तुष्टीकरण तो कर रहे हैं, डेमोग्राफी तो बता रहे हैं, लेकिन इस राज्य की जो गाढ़ी कमाई है जनता की 1,36,000 करोड़, वो देने में आंख बंद है। चलिए, किसानों की सर बात करें तो एमएसपी पे बात नहीं हुई, लेकिन वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा कि 50% का न्यूनतम मार्जिन किसानों के लिए निर्धारित होगा, तो निश्चित तौर पर एमएसपी में बदलाव संभव है। अब एमएसपी में बदलाव बजट में आता है कि नहीं, यह तकनीकी मामला हो जाता है, और पूरी तरीके से बजट एक बार आ जाए प्रिंट होकर हाथ में, तब कुछ समझा जा सकता है। ये तो बड़ी बातें हैं जिस पर हम लोग तर्क कर रहे हैं। लेकिन 50% मार्जिन की बात है, यह भी दावा कर रही है कि गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। रुक करते हैं जेएमएम से अरुण वर्मा साहब। अरुण वर्मा साहब, तमाम रिजर्व सीट पर INDIA गठबंधन की जीत हुई है। 63,000 गांवों को प्रधानमंत्री जनजातीय उद्योग उन्नत ग्राम योजना से जोड़ा जाना है। 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे। जेएमएम खुश है इस बजट से? देखिए, इस बजट में ना किसान के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है। आप क्या बजट लाएं? एमएसपी के बारे में कुछ बोले नहीं, अग्निवीर के बारे में कुछ बताते हैं कि क्या करेंगे अग्निवीरों के साथ। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं कहा। आप झारखंड सबसे अधिक देश में सबसे अधिक खनिज यहीं से जाता है, निर्यात होता है, तो देश को सबसे अधिक खनिज देने वाले राज्य को क्या दिए आप? झुंझुना एक गांव गोद में लिए थे, याद है 10 साल पहले, वो गांव अभी गोद में ही है। इसी तरह ये नया योजना लाए हैं ठगने के लिए चुनाव के समय। देखिए, अभी के समय में ठगना बहुत मुश्किल है। धरातल में उतर के आपको काम करना होगा, जनता के बीच में आपको जाना होगा और बताना होगा आप क्या काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र सबसे अधिक जीएसटी में मतलब टैक्स देती है, उस राज्य को क्या दिए? नाम भी नहीं लिए उनका। अब पहले तो कहते थे हम लोग 56 इंची की सरकार है, एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला बेचारे 2 आदमी से घिर गए हैं। बैसाखी पे टिकी हुई ये सरकार मोदी जी की नतमस्तक हो गई जाके नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के आगे। यही मांग तो चंद्रबाबू नायडू 2017-18 में जब सीएम थे
तो यही मांग तो मोदी जी से किए थे, तब तो इन मांगों के ऊपर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कहाँ इन मांगों को पूरा किया? यही अमरावती को राजधानी बनाने का मांग था, और भी सिंचाई परियोजना जो थी उनके बारे में और भी मांग था। कोई मांग को माना नहीं गया और उनको रास्ता दिखा दिया गया। और क्या बोला गया कि पैसा तो हम लोग भेजते हैं, वो आप खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आप 15,000 करोड़ लेके क्या कीजिएगा? आज क्यों 15,000 करोड़ दे दिए? यही बिहार 10 साल से आपकी सरकार है, नीतीश कुमार जी कभी आपके पास, कभी इधर कभी उधर, पर मैक्सिमम टाइम, अधिक टाइम आप ही के पास, बीजेपी के पास ही रहे। क्या दिए बिहार को आप? 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया, यूं दिए तो उठा के हाथ दोनों, कहाँ गया वो पैकेज का पैसा? तो ये सब देख लीजिए, किसी को मुकालते में डालने का प्रयास ना करें। आप जो कर रहे हैं वो सारा लोग देख रहे हैं। तो अब झारखंड बोले तो झारखंड को क्या दिए? कुछ भी दिए हैं तो बता दें। गरीबों को किसी तरह का रियायत नहीं है, किसान को सब्सिडी नहीं है। जो यूरिया और खाद में सब्सिडी होती, तेल में कुछ, पेट्रोल डीजल में दाम कम होता, खाद्य पदार्थ में टैक्स आप घटाते, तब तो महंगाई से लोगों को निजात मिलती। आप कहें कि हम नौकरी देंगे, 5 करोड़ बोले रोज, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, हर एक साल 20 लाख के करीब, तो क्या रोजगार देंगे आप? 5,000 रुपया प्रति माह की नौकरी देंगे। जो IIT किए हैं वो भी 5,000 की नौकरी में आएंगे, जो इंजीनियर है वो भी 5,000 की नौकरी में आएंगे। तो अभी बहुत सारा चीज़ है। अभी तो मैडम बोल रही थी टीवी में, हम लोग सुने, अभी अच्छा से उनका डिटेल निकालेंगे, उसके बाद पढ़ के और भी अच्छे तरीके, बारीक तरीके से हम लोग अपनी बातों को बता पाएंगे। अभी तो जो सुने सुनाई बातें हैं जो हम लोग टीवी में देख रहे हैं, जी बिल्कुल, अभी तो एक पहला जो कैप्चर है बड़ी बातों का, लेकिन पहली बातों से ही 2 चीजें साफ हैं अरुण जी। झारखंड को लेकर 2 योजनाएं जरूर है। एक पूर्वोदय योजना है जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है, और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर सरकार गंभीर है, काफी राशि उस मामले में जारी है। दूसरा जो मैंने बताया, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण योजना, इसके तहत भी 63,000 गांवों को सरकार डेवलप करेगी। अब मुद्दा यह है कि जो आंकड़े बताते हैं वोटर लिस्ट के, करीब 10 करोड़ आदिवासी हैं, जनजातीय समुदाय के लोग हैं, और 5 करोड़ जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभान्वित करने वाला बजट बताया जा रहा है। केवल ये इन दोनों योजनाओं से 5 करोड़ जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभान्वित करना। रुक करते हैं जेपी शर्मा साहब का। शर्मा साहब, 5 करोड़ जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभान्वित करने के लिए इन 2 योजनाओं का आरंभ तो आज निश्चित तौर पर हो गया, घोषणा हो गई, शुरू कर दिया जाएगा। बावजूद इसके विपक्ष खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मेरा कहना है, पहला आरोप कि जैसे महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है, अगर गठबंधन की सरकार के आगे झुकना होता तो जैसा बिहार में पैकेज दिया गया या आंध्र में, वैसा महाराष्ट्र के लिए भी हो सकता था, लेकिन उनकी डिमांड वाजिब थी, उसके हिसाब से दिया गया। तो आपको क्या लगता है सर, झारखंड की डिमांड वाजिब नहीं है? नहीं, लेकिन झारखंड की भी डिमांडें वाजिब है और समय पे मेरे ख्याल से जरूर दिया जाएगा जो भी है। और खास करके जो जनजाति वाला है उससे झारखंड को भी फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने तो बताया कि जो PM जनजातीय उन्नत ग्रामीण योजना है, उसी से केवल 5 करोड़ जनजातीय समुदाय के लोगों के विकास की बात है। अभी पूर्वोदय योजना से फिर अलग होगा। तब तो ऐसे में देखें तो सभी के सभी लाभान्वित हो सकते हैं, पूरे देश में जितने जनजातीय समुदाय के लोग हैं, केवल झारखंड नहीं। लेकिन मुझे यह बताइए कि झारखंड सुखाड़ की तरफ अग्रसरित है, बढ़ चुका है सुखाड़ की तरफ। असम में बाढ़ की स्थिति है। ऐसे में आप बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, झारखंड को नजरअंदाज कर दिया गया। चलिए, सुखाड़ में समझ में आता है कि अभी सुखाड़ की घोषणा नहीं हुई है, अभी सीएम ने मीटिंग की है। सीएम ने मीटिंग बुलाने के बाद निर्देश दिए अधिकारियों को कि वर्षा की गणना करें। हर दिन गणना हो रही है कि कितनी वर्षा हो रही है और उससे कितना लाभ होगा। असम में बाढ़ आया हुआ है, झारखंड से 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने रिलीफ फंड में दिए हैं। ऐसे में बजट में कोई प्रावधान नहीं, ना झारखंड के लिए ना असम के लिए, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार को तो आप लोगों ने गोद ले लिया सर। जो बाढ़ या सूखे के लिए जो राहत कोष से जो पैसा दिया जाता है, वो बजट के अलावा भी दिया जाता है जब डिमांड होती है। जैसे अगर सूखा घोषित होता है तो उसके लिए जरूर माननीय मुख्यमंत्री की डिमांड जाएगी और वहां से जरूर राशि होगी। वैसे ही बाढ़ के लिए समय समय पे केंद्र से असम में जरूर सहायता राशि जा रही है और आगे भी जाएगी। तो ये बजट के परे है ये चीजें, और मेरे ख्याल से उसमें कोई कमी नहीं होगी दोनों केस में, चाहे वो सुखाड़ के केस में झारखंड में हो या असम के केस में बाढ़ के केस में हो। तो जब अगर स्थितियों का आकलन के बाद केंद्र जरूर समुचित राशि देगा सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए।
तो उसका प्रावधान भले बजट में अलग से नहीं किया जाता है, लेकिन सुखाड़ की घोषणा होने पे या आकलन के बाद जरूर केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल, सुखाड़ की घोषणा के बाद केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी 2,65,808 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पूरे देश का बजट है जो आना है। किसानों को लेकर 1,51,151 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। लेकिन क्या इसका फायदा झारखंड के किसानों को कैसे मिलेगा, ये समझाइए सर जरा। जैसे बाकी सभी स्कीम का फायदा देश के, जैसे झारखंड के किसान भी उस स्कीम का फायदा जरूर उठाएंगे। चाहे हम लोग है कि जो आदिवासियों की जनसंख्या है, आदिवासी भाई बहनों की संख्या है, ये हमारे यहाँ अधिकतम है, तो इसलिए सबसे ज्यादा फायदा हम झारखंड वासी ही उठा पाएंगे। और जहाँ तक किसानों के लिए योजनाएं हैं वो जरूर जो किसान है वो उठाएंगे। और बाकी जो इनके अलावा जो बाकी योजनाएं हैं, चाहे वो युवाओं के लिए की गई है, चाहे वो मध्यम वर्ग के लिए की गई है, चाहे वो व्यवसायियों के लिए की गई है। जैसे व्यवसायियों के लिए जो मुद्रा लोन की राशि है वो 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। एजुकेशन लोन में स्टूडेंट्स को 3% की सब्सिडी वाउचर मिलेगा। जैसे पहले क्या होता था कि बैंक में 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी जरूर मिलता था, लेकिन वो बैंक से कटौती होके मिलता था। अब डायरेक्ट स्टूडेंट के खाते में वाउचर मिलेगा और वो अपनी 3% ब्याज की राशि को कटौती करा सकेंगे। और एक खास करके मतलब जो बजट में ध्यान रखा गया है वो माइक्रो लेवल पे ध्यान रखा गया है। मतलब इसको हम लोग जरूर ये बोलेंगे कि सेंटिमेंटल बजट है। जैसे 1 करोड़ जो युवा जिनको हम 500 टॉप कंपनीज में नौकरी मिलेगी, ठीक है, ये मान लिया कि वो 5,000 ही महीना मिलेगा, मतलब साल के उनको 66,000 ही मिलेंगे, लेकिन उनको जो वो ट्रेनिंग मिलेगी उससे वो जरूर आगे बढ़ेंगे। वो 12 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए उसके आगे बढ़ने में मदद जरूर करेगी। उसके बाद वो पकौड़ा बेचेंगे। जैसे अग्निवीर वाले 4 साल के बाद भाजपा के दफ्तर में गार्ड बनेंगे। ये 5,000 रुपया महीना ये नौकरी है क्या? और उस पर पीठ थपथपा रहे हैं ये लोग। रोजगार सृजन का इस बजट में कहां है, क्या रास्ता है? रोजगार सृजन का तो कोई रास्ता नहीं है। और ये किसानों की बात अभी इन्होंने किया, हम बीच में टोकना नहीं चाहते थे इनको, लेकिन किसानों की बात इन्होंने कही। किस मद में फंड दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक खेती के मद में। ऑर्गेनिक खेती बुढ़मू के किसान कर पाएंगे क्या? ऑर्गेनिक खेती लापुंग के किसान कर पाएंगे क्या? ऑर्गेनिक खेती भगमंदरों के किसान कर पाएंगे क्या? कौन करेगा? एनजीओ करेगा। एनजीओ के द्वारा वो खेती होगा। एनजीओ किसका होगा? डबल ए का। फायदा किसको होगा? डबल ए को। तो तमाम चीजें किसानों के हित के लिए नहीं है, ये डबल ए के हित के लिए है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर व्यवसायियों के हित के लिए बनाया। नहीं, मैं डबल ए की बात कर रहा हूं। समझ गया आपकी बात। मैं डबल ए की बात कर रहा हूं। डबल ए के साथ लेकिन सर शादी विवाह में तो गठबंधन के भी काफी बड़े बड़े नेता दिखाई देते हैं। नहीं, देखिए अभिषेक जी, एक शादी विवाह में जाना जी, शादी विवाह में ये भी हमें बुलाएंगे तो हम इनके घर जाएंगे। बिल्कुल, वो एक सामाजिक संरचना है जी। लेकिन सामाजिक संरचना से हम देश के या राज्य के अंतिम व्यक्ति को मौत का नींद तो नहीं सुला देंगे ना। किसानों को हम आत्महत्या करने पर मजबूर तो नहीं कर देंगे ना। चलिए, एक बार हमारे साथ सुनील केडिया साहब जुड़ गए चैंबर ऑफ कॉमर्स से, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स से। सुनील केडिया साहब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में आपका। बजट की घोषणा हो चुकी। बजट आज आपने अभी सुना होगा ध्यान से, निर्मला सीतारमण ने आज बजट की घोषणा की। पिटारे से कई चीजें निकली हैं, कई सारे ऐसी चीजें हैं, कई तरह के उसमें प्रावधान लाए गए हैं, कई तरह के टैक्स रिबेट मिले हैं, कई तरीके के नए कानून भी लागू किए जा रहे हैं। व्यवसायी वर्ग के लिए इस बजट में खास क्या है केडिया साहब? देखिए, ऐसा है, एमएसएमई जो मध्यम और स्मॉल उद्योग, उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। अभी हमारे साथ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी बता रहे थे, मुद्रा लोन जो कि पहले 10 लाख था उसको 20 लाख किया गया है।
उसमें सबसे मुख्य बात है कि कोई तरह का कोलेक्ट्रल और कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पहले बैंकों का जो चक्कर लगाना पड़ता था बहुत ज्यादा, उसमें थोड़ी कमी आएगी। 20 लाख ऐसे बहुत बड़ी राशि नहीं होती उद्योग आरंभ करने के लिए, किंतु फिर भी एक प्रयास किया गया है। और दूसरा जो चीज है कि हम कैसे मध्यम वर्ग के लोगों के पॉकेट में कुछ पैसा मेरा शब्द है कुछ पैसा, ऐसे तो वो लॉलीपॉप जैसा ही है कि 10-12 हजार रुपया इनकम टैक्स में, ये बहुत प्रतीक्षित एक मांग, एक हम लोगों को लग रहा था कि ये 2.5 लाख की सीमा जो है ना वो 5 लाख तक जानी चाहिए थी जी, किंतु सरकार ने इसे 3 लाख पर ही अभी रेस्ट्रिक्ट किया है। थोड़ा 5 को बढ़ाकर 7 कर दिया सर। हाँ, तो इससे कुछ पैसा लोगों के पॉकेट में 10-12 हजार, जो लोग 10 लाख या ज्यादा का आयकर में की सीमा में आते हैं उन लोगों के लिए। और इससे एक चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयकर की सीमा में लाने का प्रयास है सरकार का। ये देखिए क्या है ना कि तीसरी बार सरकार आई है और वो अपने माने लोगों को जो डिमांड लोगों से आ रही थी, जो लोगों से बातें आ रही थी छन के, उसमें उन्होंने कुछ प्रयास किया है। निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने, और एक जो और चीज है कि व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने की जहां तक बात है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग इसमें और सरलीकरण करेंगे। मैंने सुबह भी एक और टीवी चैनल पे कहा था कि जीएसटी का सरलीकरण बहुत जरूरी है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इससे मध्यम और लघु उद्योग और खास करके जो व्यापारी वर्ग है, जो दुकानदार वर्ग है, उसे थोड़ी जो इतना ज़्यादा हमें रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है, उससे कुछ निजात की अब बहुत ज़रूरत है। चलिए, तो जीएसटी के सरलीकरण पर तो अभी सर कोई बात आई नहीं है सामने, लेकिन ये जरूर है कि संभव है कि ऐसी बातें आए। चर्चा करेंगे आपसे, चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे हम लोग, समझेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग गेन पर, लॉन्ग टर्म गेन पर जो अभी राकेश सिन्हा साहब ने बात कही, 20% से घटाकर 12.5% किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ डीसक्सेशन को बंद कर दिया गया है। करते हैं अपने अतिथियों का, एक बार फिर चलते हैं सुनील केडिया साहब के पास, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। सुनील केडिया साहब, इस बजट की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें दिखाई दी, जो 2 चीजें मैंने नोट की, एक तो एंजल टैक्स, एंजल इन्वेस्टर्स आप समझते होंगे, एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया, और दूसरा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 20% टैक्स था उस स्लैब को घटाकर 12.5% कर दिया गया, लेकिन यहां पे डीसक्सेशन को बंद कर दिया गया। मतलब महंगाई सूचकांक पर आप जिस परचेज वैल्यू पर आप परचेज करते थे, और महंगाई सूचकांक के आंकड़ों को देखने के बाद जब आपके विक्रय मूल्य से परचेज के मूल्य को घटाया जाता था, उस पर जो 20% टैक्स लगता था, अब वो सीधे परचेज वैल्यू से सेल वैल्यू पर टैक्स लगेगा। कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदेह एक व्यवसाय के लिए, बाद में फिर सवाल पूछता हूं अलग अलग दलों के साथ भी, दोनों पर बताइए मुझे। एंजल टैक्स, पहले बात करते हैं अपने एंजल टैक्स के ऊपर जी। जो स्टार्टअप होते थे जी, उसमें ऐसा सिस्टम था कि कोई भी बाहरी दूसरा थर्ड पर्सन उसमें अपनी कोई राशि को निवेश कर सकता था जी, और कुछ समय के बाद वहां से वापस भी निकल सकता था जी। तो ये जो राशि निवेश होती थी, मान लीजिए किसी व्यापारी ने अगर 1 करोड़ रुपया राशि निवेश कर दी, तो उसमें सीधे 30 लाख रुपया 30% का टैक्स डिडक्शन हो जाया करता था। ये इसमें ब्लैक मनी का बहुत सारा इंटरेंस था और सरकार ने इन चीज़ों पर बहुत समय से निगाह रखे हुए थी और इसीलिए इस चीज को उन्होंने खत्म किया है। और तो मतलब अब तो सर 1 करोड़ इन्वेस्ट होगा लेकिन टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, अब वो पूरी तरह से पहले वो उसके व्यवसाय के इनकम में मान लिया जाता था, अब वो उस तरह से नहीं मान्य होगा, वो पूरी तरह से व्हाइट मनी के रूप में होगा और उसका पूरा जो भी निष्पादन होगा ना, वो जैसे दूसरे व्यवसाय में टैक्स का निष्पादन होता है उस तरह से होगा जी। और दूसरी बात आपने की कि 20% से 12.5% जी। ये जो शेयर बाजार है इसमें आप अगर जानते होंगे, सुनते होंगे, कुछ फॉरवर्ड सौदा होता है जी, जिसमें कि स्क्रिप्ट का लेन देन नहीं होता, खाली बात का लेन देन होता है कि हम ये इतने शेयर ले रहे हैं, इस डेट के हिसाब से ले रहे हैं, उस डेट पे ये फॉरवर्ड सौदा के में पहले बहुत ज्यादा घोलमाल हुआ करता था और अब जो है अब ऐसा नहीं होगा। इस पर सरकार बीच में कुछ बातें बाजार में, अखबार में और टीवी पे भी मैंने देखी थी कि ये 15% होने की बात थी। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसे 12.5% पे रखा। अभी वर्तमान में इससे सीधे लाभ नहीं होगा और इसी का कारण है कि आज सेंसेक्स जो है वो 600 से ज्यादा अंक
नीचे, बीच में तो 1000 अंक चला गया था, 1100, फिर उसने रिकूप किया है 300 अंक का। लेकिन ये पैसा अभी हम लोगों को तत्काल में समझ में आ रहा है कि इससे नुकसान होने वाला है, लेकिन कालांतर में इसकी और डिटेल्स जब आ जाएंगी 1-2 दिन में तो पता चलेगा कि इससे क्या लाभ और हानि होने वाली है। चलिए एक बार रुक करते हैं राकेश सिन्हा साहब का। राकेश सिन्हा साहब, अगर पहले आप लोगों ने 2012 में ये एंजल टैक्स लगाया था, एंजल टैक्स का मतलब था कि जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है वो अपने फेस वैल्यू, जो शेयर के वैल्यू है उनसे ज्यादा पैसा अगर अरेंज कर लेता है तो उस पर उसको टैक्स लग जाते थे। एक तरफ स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात करती है हर सरकार, दूसरी तरफ अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, अगर वो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मार्केट से ला रहा है, जो अपने व्यवसाय में लगा रहा है, तो उस पर फिर टैक्स क्यों सर? देखो अभिषेक, मैं यही बात कर रहा हूं कि हम एक छोटा व्यापार अगर हम शुरू करना चाहते हैं, हमारे पास उस व्यापार का जो बजट है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने दोस्तों को कहते हैं, अपने मित्रों को कहते हैं, अपने संबंधियों को कहते हैं कि मेरे इस व्यापार में इतना पैसा आप हमको दे दो, उसका वो सारा जो है हम आपको देंगे जी। तो वो लोग मदद कर देते थे जी। लेकिन अब वो भी मदद नहीं हो पाएगा। तो जो स्टार्टअप की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके स्टार्टअप इंडिया किया। नहीं सर, स्टार्टअप पे टैक्स आप लोगों ने किया था 2012 में। मैं कह रहा हूं जी कि उनको 2012 में टैक्स हम लोगों ने लगाया था जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस बजट में उसको बढ़ाया गया है। उसको खत्म कर दिया गया सर? नहीं, बढ़ाया गया है शायद। नहीं, एंजल टैक्स को पूरी तरीके से, अच्छा, एंजल टैक्स को जी, हाँ, एंजल टैक्स को खत्म किया गया जी, खत्म कर दिया गया है। तो एंजल टैक्स को अगर खत्म किया गया है तो आप देखिए कि जमीनी हकीकत पर वो कितना आता है जी। चलिए एक बार हमारे साथ जेपी शर्मा साहब है। शर्मा साहब, आप भी कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़े हुए, व्यवसाय को नजदीक से समझते हैं, कैसे लेते हैं प्रॉपर्टी पर जो टैक्स पहले लग रहा था 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी में भी लग रहा था, लेकिन अब प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन महंगाई के सूचकांक में आका नहीं जाएगा। अब आपको सीधे डिफरेंस जो डिफरेंशिएट होगा परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू का, उतने पर टैक्स देना होगा। राशि घट गई 12.5% पर आ गई, पहले 20% थी। फायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा आम आदमी के लिए? देखिए, इसमें डिटेल थोड़ी आनी बाकी है कि ये जो 20% से 12.5% हम लोग जो कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं जी, ये शेयर और म्यूचुअल फंड पे है या बाकी लोग? नहीं, दोनों पे है सर, प्रॉपर्टी पर भी है और शेयर और म्यूचुअल फंड पे। तो उसमें जैसे पहले इंडेक्सेशन जरूर हम लोग करते थे जी, तो इंडेक्सेशन अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी करीब करीब पुराने वाले के आसपास ही आ जाएगी। मुझे लगता है 2.5% क्या फेर बदल होगा सर। हाँ, 2.5% बढ़ेगा। हाँ, मोटा मोटी लगभग उसके तो पर्पस भले शॉर्ट टर्म, जैसे शॉर्ट टर्म। तो सर मुझे एक बात बताइए, आम आदमी तो सर कहीं ना कहीं पिसेगा ही। आप जब वो कोई संपत्ति खरीदता है उस समय संपत्ति के लिए पैसे देता है, जब संपत्ति को बेचता है तो जितना पैसा उसने लगाया था संपत्ति पर, आप उसको उसी वैल्यू पर वापसी कर रहे हैं। डिफरेंस आप उसी वैल्यू पर, अगर आज कोई प्रॉपर्टी कोई खरीद लेता है, फर्ज किया राकेश सिन्हा साहब ने आज 50 लाख रुपए की एक संपत्ति खरीद ली और 10 साल इन्होंने रखा, 10 साल के बाद ये 2 करोड़ में बेचेंगे, तो उस समय इनकी संपत्ति की वैल्यू आप 50 लाख ही लगा रहे हैं और 2-1.5 करोड़ पे आप टैक्स ले रहे हैं सर। तो कैसे देगा एक आम आदमी उतना पैसा? नहीं, अल्टीमेटली जब जो 20% के रेट से 12.5% हुआ तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स ऑलमोस्ट लगभग उसी में रहेगा। पर्पस ये है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भले 15 से 20% किया गया, लेकिन मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि स्टेबिलिटी रहे। मतलब आपने जहां पैसा, इन लोगों में जो एक होड़ की तुरंत बेचे खरीदे, ये होड़ खत्म हो और कम से कम लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्ट करें ताकि उनको एक फायदा हो। तो पर्पस वो है शॉर्ट टर्म को 15 से 20 करने का और लॉन्ग टर्म को 20 से 12.5 करने का। मकसद भी वही है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग, जो हम लोग इंडियंस की जो शुरू से ट्रेडिशनल आदत है सेविंग करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, वो सेविंग करने की आदत हम लोग की और ज्यादा डेवलप हो और हम लोग इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखें। चलिए अरुण वर्मा साहब, एक बार आपका रुख करते हैं। मुद्रा लोन की बात कर रहे थे, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। मुद्रा लोन के अगर आंकड़ों को देखें तो 2015 से 2023 तक में 40.82 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन लिया है। इसमें से 33.54 करोड़ लोग शिशु कैटेगरी में आते हैं, 5.89 करोड़ लोग किशोरी कैटेगरी में आते हैं
और 81 लाख लोग तरुण कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये आंकड़े हैं, ये बता रहे हैं कि मुद्रा लोन लगातार सफलता के आयाम चढ़ रहा है और उसको 10 लाख से बढ़ाकर बजट में 20 लाख किया गया है युवाओं के लिए, ताकि स्टार्टअप्स, आप एक छोटा स्टार्टअप आप शुरू कर सके। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो रोजगार सृजन किया जा रहा है सर। देखिए सर, जब आप रोजगार लोगों को नहीं देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरियां अभी खाली हैं, उसके बारे में इस बजट में एक शब्द नहीं कहा। जब आदमी को रोजगार नौकरी की व्यवस्था नहीं होगी तो स्वाभाविक है लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो लोन जब ले रहे हैं तो उसका लौटाने की क्या क्षमता है, उनका बिजनेस कैसा, वो भी तो देखना होगा कि कितने लोगों ने लौटाया या आगे। लोन तो हम लोग भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के ग्रुप में झारखंड में हम लोग भी 25 लाख रुपए का लोन हम लोग मुहैया करा रहे हैं। गाड़ी लीजिए, मशीनरी, कोई भी आइटम लीजिए, किसी तरह का उसमें कोई भी गारंटर नहीं है। तो लोन देना अपने पैर, देखिए लोगों को तो जरूर स्वरोजगार करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, पर 30 लाख वैकेंसी खाली रह गई। और जो सबसे मुख्य देश का मतलब जो जड़ है, बोलिए, जो जिससे लोगों की रोजी रोटी और हम लोगों का अनाज भोजन की व्यवस्था होती है, वो है एग्रीकल्चर। 2019-20 में 6.5% एग्रीकल्चर में आप पैसा दिए थे, उसको घटा के आप अभी 3.9% में ले आए। तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किए। आप बोलते रहे कि किसान के लिए कुछ नहीं किए। देश में सब्सिडी वगैरह खाद खनिज में दीजिएगा तब तो महंगाई कम होगी। सिर्फ लोन दे देना, कर्ज दे देना, तो लोन देने से, कर्ज देने से बेहतर है कि आप 30 लाख जो अभी आप नौकरियां आपके पास रिक्त है केंद्र सरकार के पास, वो नौकरियां में वैकेंसी निकालें, लोगों को बहाल करें। इस तरह से बोलते रहे कि आप मतलब बैसाखी के भरोसे आपकी सरकार चल रही है तो सारा का सारा फंड आप दे देंगे बिहार को और आंध्र प्रदेश को, ये तरीका तो गलत है। सारा का सारा फंड सर एक पैकेज है, पैकेज दे दिए तो पैकेज है, हर राज्य को जरूरत है। ये पैकेज तो बोले तो कि 2017-18 में भी चंद्रबाबू नायडू ने इसी पैकेज की मांग की थी, तब आपने गठबंधन उनसे तोड़ लिया था। 10 साल से नीतीश कुमार पैकेज मांग रहे हैं, क्यों नहीं दिए? आज उनके आश्रित आप हो गए हैं, उनके भरोसे में आपकी सरकार चल रही है, तो आज पैकेज दिए जा रहे हैं। सबसे अधिक टैक्स महाराष्ट्र देती है, क्या दिए महाराष्ट्र को? सबसे अधिक खनिज हम लोग झारखंड देती है, क्या दिए झारखंड को? तो सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का ये लोग काम करते हैं। तो झुंझुना पकड़ाने से नहीं होगा, धरातल में उतरिए, काम कीजिए, सिर्फ लोन देने से नहीं होगा। आप अग्निवीर योजना को समाप्त कीजिए। किसान जो इतने शहीद, 750 किसान शहीद हो गए, MSP के बारे में विचार कीजिए। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि हिटलर शाही से देश नहीं चलती है। देश अगर चलाना है तो मोहब्बत से, प्यार से देश चलेगी। सबका साथ, सबका विकास तभी सफल हो पाएगा जब सबके बारे में आप सोचेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। चलिए, एग्रीकल्चर को लेकर बात चल रही है। एग्रीकल्चर को लेकर निराशा देखी जा रही है गठबंधन में कहीं ना कहीं। एक बार सुनील केडिया साहब का रुख करते हैं। सुनील केडिया साहब, विपक्ष INDIA गठबंधन कहीं से नहीं मानता कि यह बजट एक विस्तृत बजट है, संतुलित बजट है, इसे निराश करने वाला बजट मानता है। आप व्यवसायी वर्ग से हैं, आप इस बजट को कैसे देखते हैं पूरा ओवरऑल? मैंने पहले ही अपना आरंभिक उद्बोधन में ही कहा था कि ये बजट बहुत ही अच्छे ढंग से, इसमें 9 तरह के आयाम को निर्मला सीतारमण ने रखा है 9 पॉइंट्स पर। जी, सातवीं बार लगातार बजट भी पेश किया उन्होंने, इसलिए 9 तरह के आयाम रखने में आसानी हुई होगी उनको। युवा, महिला, किसान। जी, जहां तक किसान की बात है, जिस दिन ये सरकार बनी थी उसके तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री ने अपना पदभार ग्रहण किया, उन्होंने किसान विकास निधि निर्गत की थी। जी, उसकी राशि में भी बढ़ोतरी की बात थी, 6000 से बढ़ाकर 8000 किया जाना था, लेकिन आज बजट में अभी तक कहीं नजर नहीं पड़ी है। हाँ, संभवतः लिखित तौर पर आ जाए तो। उसके बाद कुछ चुनिंदा अनाज पर भी MSP देने का बात हुआ था, जी, दी गई। हाँ, ये निश्चित है कि पूरी तरह से जो एक रिपोर्ट है जिसकी की मांग विपक्ष और किसान नेता कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये अलग बात है। हमारे जो भी प्रधानमंत्री हैं वो किसानों को अन्नदाता मानते हैं और उनका पूरा मन से समर्थन है कि किसान की आय बढ़े और किसान अपना काम अच्छे ढंग से करें। चलिए, राकेश सिन्हा साहब, अभी आपने सुनी चैंबर ऑफ कॉमर्स से सुनील केडिया साहब कहीं ना कहीं बजट को संतुलित बता रहे हैं। किसानों को लेकर जहां तक बात कर रहे हैं सर हम लोग, तो ग्रामीण विकास विभाग को मैंने बताया, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2,65,808 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कृषि क्षेत्र की बात करें तो 1,51,151 करोड़ रुपए उनको आवंटित किया गया है। पैसे 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। कहीं ना कहीं किसानों को लेकर बेसिक कई तरीके के जो अभी तक जितने सामने आ रहे हैं, जो मैं और देख रहा हूं कि 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं,
कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट अलग से घोषित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का अलग से बजट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रख के बनाया हुआ बजट है। बावजूद इसके आप लोग असंतुष्ट हैं और कल जो जानकारियां सामने हैं कि गठबंधन दिल्ली में इसका विरोध भी करने वाली है सदन में। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि 1,51,000 करोड़ जो एग्रीकल्चर और किसानों की बात हम कर रहे हैं बजट में, वो किस किस सेक्टर में, वो 1,51,000 करोड़ खर्च की बात कही गई है जी। पहला तो ये देखना होगा। दूसरा ये देखना होगा कि हमने ये बात पहले भी कही कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पर भी किसानों को जो है चला जा रहा है जी। ऑर्गेनिक खेती कोई एनजीओ के द्वारा उसको करवाया जाएगा जी। और उससे क्या होगा कि जब एनजीओ उसमें घुसेगा तो स्वाभाविक तौर पे किसान वहां से निकल जाएंगे जी। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस साउंड इज सो गुड पर स्टिल बेटर। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा जी कि हम 1,51,000 करोड़ जी मित्रों हमने दिया है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उससे किसानों को क्या फायदा होने जा रहा है जी जी। अगर किसान 1,51,000 करोड़ कागज पे लेके उसको हम एनजीओ के मार्फत से किसान को अगर साइड ट्रैक करने का ये बजट है जी, तो इस बजट का जो भी तारीफ कर रहे हैं उनको नमन है मेरा जी, उनको नमन है मेरा। अब एक बार भाजपा का रुख करते हैं। जेपी शर्मा साहब, लगातार विपक्ष का दंश झेल रहे हैं आप लोग। विपक्ष कल हताश और निराश बजट बताते हुए प्रदर्शन पर भी उतरेगी। दिल्ली में प्रदर्शन करने की बात आ रही है। अभी अभी आपने गुलाम अहमद मीर साहब को भी सुना, रामेश्वर उरांव साहब को भी सुना। रामेश्वर उरांव साहब ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात बड़ी अच्छी कही कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्रामीण योजना से झारखंड के लोगों को भी, झारखंड के गांव को भी बहुत सहयोग मिल रहा है। आप भी बार बार कह रहे हैं कि जो ओवरऑल सिनेरियो है, अगर किसानों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, आदिवासियों को, जनजातीय समुदाय से आने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, उसके बाद विपक्ष का यह विरोध केवल राजनीति है या वास्तव में चिंता है राज्य की? मेरे ख्याल से तो जो चिंता है वो हकीकत नहीं है। मतलब जो फायदा है वो जरूर मिलेगा आदिवासियों और किसानों को, साथ ही साथ युवा और मध्यम वर्ग सभी को फायदा मिलेगा। तो विपक्ष की जो चिंता है समय आने पे वो जरूर दूर हो जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका फायदा हम सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या पर अगर अनुपात के हिसाब से करें तो हम लोग के यहाँ लगभग सबसे ज्यादा होगी। तो इसका फायदा भी हमें मिलेगा और जो किसानों के लिए योजनाएं हैं उनका भी फायदा मिलेगा। तो और बाकी जो युवा हैं, मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि सरकारी नौकरियां रिक्त हैं और वो धीरे धीरे भरी जा रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो जनसंख्या है हमारे देश के लिए, वो हम लोग के लिए भले एसेट्स है, लेकिन हम उस अनुपात में सरकारी नौकरियां नहीं पैदा कर सकते। तो अल्टरनेट, मतलब उस बढ़ती हुई जनसंख्या और युवाओं की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए अलग ऑप्शंस हम लोग को बनाना पड़ेगा, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं वो भी उतनी नौकरियां पैदा कर सके। जो भले उसको हम लोग कैपिटल पूंजी, उसमें चाहे वो एंजल टैक्स खत्म करके ज़्यादा पूंजी लाने की कोशिश की जाए, चाहे वो 10 लाख से 20 लाख की सीमा बढ़ाई जाए, चाहे वो 1 करोड़ जो इंटर्न्स हैं उनको दिया जाए। तो ये सारे कदम इसी दिशा में है कि हम लोग केवल, ठीक है ये बिल्कुल सच है, इंडिया सोशलिस्ट इकोनॉमी है और इसमें हम लोग को सरकारी नौकरियों से परहेज नहीं करना है, लेकिन जिस प्रपोर्शन में हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम लोग को साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लोग को नौकरियां जनरेट करनी पड़ेगी। और वो तभी जनरेट होगी जब हम लोग उनके उद्यम को बढ़ावा देंगे, ताकि हर एक आदमी, हर एक उद्यमी नई ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जो एक स्कीम लाई गई कि भाई 1 महीने की सैलरी सरकार देगी। अगर मैं अभी आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। 1 महीने की सैलरी सरकार देगी। अरुण वर्मा साहब, आपके पास आ रहा हूं। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप सरकार देने की बात कर रही है, जिसके बाद देश विदेश की नामी कंपनियों में रोजगार का अवसर खुलेगा और साथ ही साथ पहली तनख्वाह जो है वो भी सरकार देने का फैसला ले रही है। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए भी अलग से कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप देने की भी बात है। देखिए, घोषणा तो बहुत सारे होती रहती है। बुलेट ट्रेन चलने का भी घोषणा हुआ था
हम तो कामना करेंगे कि जो घोषणा कर रहे हैं वो धरातल पे भी दिखे। मतलब घोषणाओं से आप खुश हैं, कामना कर रहे हैं घोषणा कि जो घोषणा है वो धरातल पर। घोषणा तो किए थे हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं, बजट में सर ये नहीं देखिए, घोषणा की बात हम कर रहे हैं ना, बजट की बात नहीं कर रहे हैं। पर बुलेट ट्रेन की घोषणा तो आपने किया था, और आज आप देख लीजिए कि जो अपना ट्रेन है उस रेल को भी सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। बजट में रेलवे की सुरक्षा के लिए क्या राशि मुहैया कराएं, इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं आए दिन रेलवे में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, लोगों को जान माल की क्षति हो जा रही है। मिडिल क्लास के लिए कुछ है नहीं, अपर मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, पर जो कॉर्पोरेट घराने हैं उसके लिए टैक्स को 35% से घटा के 25% कर दिया गया है। तो ये तो बड़े लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। बड़े लोगों की सरकार सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करती है, बड़े लोगों को की सुनती है। अभी तो मजबूरी है, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी में बिहार को कुछ देना पड़ रहा, नहीं तो मोदी जी तो 1,25,000 करोड़ का घोषणा करके आए थे, चवन्नी पैसा नहीं मिला बिहार को। मतलब आप नीतीश कुमार को मानते हैं कि गरीबों की सरकार चलाते हैं? गरीबों की सरकार चलाएं या ना चलाएं, पर अभी तो वो अपने समर्थन का कीमत वो वसूल रहे हैं, समर्थन का कीमत वसूल रहे हैं। नहीं तो इनका देख लीजिए कि प्रदर्शन महाराष्ट्र में इतना खराब रहा, उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति रही, वहां ये विशेष कुछ बजट में दे नहीं पाए, क्योंकि इनके आगे नतमस्तक हो गए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का आगे। तो बजट का तो हम तो असल चीज यही देख रहे हैं कि जो बैसाखी है वो बैसाखी बहुत मजबूत अभी है, उनके आगे नतमस्तक होना होगा, और इसी तरह से सरकार 5 साल चलेगी। चलिए, एक बार सुनील केडिया साहब का रुख करते हैं, वक्त कम बचा है आप लोगों से, बस आखिरी सवाल होगा आज के लिए, अपने शब्दों में जवाब दीजिएगा, जनता के लिए संदेश भी हो जाए। सुनील केडिया साहब, व्यवसायियों के लिए आपने कहा संतुलित बजट है, कहीं ना कहीं ये बजट, इस बजट में 9 आयाम है, 9 तरीके के आयाम तय किए गए हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये जो बजट आया है ये झारखंड के चुनाव परिणाम को कितना प्रभावित करेगा, सकारात्मक प्रभावित करेगा या नकारात्मक प्रभावित करेगा? देखिए, जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होंगी उसमें सभी में झारखंड का भी बराबर प्रोपोर्शनेट होगा। आज चाहे आदिवासियों की बात करें, आदिम जनजाति की बात करें, युवाओं की बात करें, आपने देखा होगा कि 2 साल तक अभी के बाद जो भी युवा नौकरी करेगा उसे 300 रुपया प्रति माह ECIS में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये उनको एक एडिशनल बेनिफिट है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिहार और आंध्रा के अलावा बाकी किसी भी स्टेट को उस तरह का पैकेज नहीं दिया गया है। उसमें झारखंड भी एक राज्य है जिसको कि हम देख रहे हैं कि वैसा कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला है जैसा कि बिहार या आंध्रा को मिला है, ये निश्चित है। और अभी इसमें और बाकी 1-2 दिन में जो डिटेल्स आएंगे, अभी जो डिटेल्स आए वो यही है कि 5 करोड़ आदिवासी और आदिम जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। और एक आंकड़ा आया था 11.11 लाख करोड़ का, जो कि MSME और उद्योग के क्षेत्र में देने की बात है। ये एक बहुत बड़ी राशि है जिससे निश्चित रूप से अगर MSME आएगा तो नौकरियां आएगी। चलिए, लेकिन आवश्यकता है MSME के आने की। चलिए राकेश सिन्हा साहब, कम शब्दों में बात पूरी कीजिएगा। हालांकि आप लोग इसे हताश और निराश बजट बोल रहे हैं, बता रहे हैं बजट का कल विरोध करेंगे, कल गठबंधन विरोध करेगा बजट का। और इस बजट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार क्या महत्वपूर्ण कदम उठाएगी? नहीं अभिषेक, देखिए हम थोड़ा 2 शब्द आगे बोल ले कि तमाम वक्ताओं ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय बजट होगा उससे उसका योजना जब धरातल पर उतरेगी तो झारखंड भी उससे लाभ प्राप्त करेगा, तो उसे बिहार भी लाभ प्राप्त करता ना, उसका लाभ तो बिहार को भी जाएगा। उसका लाभ तो बिहार को भी जाता, तो फिर बिहार के लिए स्पेशल क्यों और झारखंड के लिए स्पेशल क्यों नहीं? आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल क्यों, झारखंड के लिए स्पेशल क्यों नहीं? लेकिन सर असम के लिए भी स्पेशल नहीं, ठीक है, तो अब उन्हीं के पाले में, उन्हीं के पाले में वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड के लिए क्यों नहीं? अब आसाम को दे, बिहार को दे, इससे हमें कोई दुख नहीं। हम तो इस राज्य में रह रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि इस राज्य को मिले, तो फिर झारखंड को क्यों नहीं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का यह दावा है कि विशेष राहत जो मिली है बिहार और आंध्र प्रदेश को, वो झारखंड को भी मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंड भी सुखाड़ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कई तरीके के पैमाने होंगे जिन पर आंका गया होगा। बजट की रिपोर्ट पूरी आ जाती है सामने, उसके बाद समझ में आएगा कि और नए क्या फैसले लिए गए हैं। जो मूलभूत फैसले आज सामने आए थे, जो बदलाव सामने आए थे, उस पर हमने चर्चा की विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ भी और व्यवसायी के साथ भी। हमने समझा कि बजट कैसा है, संतुलित है, मिश्रित है, या बजट से
हताश और निराश करने वाली बातें सामने आई। ये तो मिलीजुली सरकार है, मिलीजुली बातें सामने आ रही हैं। देखते रहिए, समझते रहिए, बजट को पहले पूरी तरीके से आ जाने दीजिए। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ बीजेपी से जेपी शर्मा साहब थे। शर्मा साहब बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब थे। राकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे। अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। और चैंबर ऑफ कॉमर्स झारखंड से सुनील केडिया साहब थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।